प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज मैं आपके सामने एक प्रश्न लेकर आया हूं कि क्या भारत का राष्ट्रपति 42वां संविधान संशोधन 1976 के पहले निरंकुश हो सकता था। मैं स्पष्ट कर दूं कि मूल संविधान में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, फिर उसके बाद आएगा तो मानने के लिए बाध्य होगा। जो भी हो, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि 42वां तथा 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य हो गया है। तो क्या 1976 के पहले यानी 42वें संविधान संशोधन के पहले भारत का राष्ट्रपति निरंकुश हो सकता था? नहीं, कदापि भारत का राष्ट्रपति निरंकुश नहीं हो सकता था। पहला कारण तो यह है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत दोहरी कार्यपालिका होती है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का औपचारिक होना अनिवार्य होता है। चूंकि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्र का अध्यक्ष है, इसलिए वह औपचारिक प्रधान था, इसलिए वह निरंकुश नहीं हो सकता था। नंबर 2, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होकर भी प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष रूप में चुना जाना राष्ट्रपति का इसे औपचारिक बनाता है, उसे निरंकुश बनने से रोकता है। तीसरी बात यह है कि 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन के पहले यदि राष्ट्रपति निरंकुश बनने का प्रयास करता तो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन है और न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका और कार्यपालिका, जहां राष्ट्रपति संबद्ध है, विधायिका और कार्यपालिका के रूप में उसके कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार है। यदि राष्ट्रपति का कोई भी निर्णय संसदीय शासन प्रणाली की परंपरा के विपरीत जाता तो न्यायिक पुनरावलोकन का विषय बनता और न्यायपालिका राष्ट्रपति के निर्णय को स्थगित, प्रतिबंधित या शून्य घोषित कर देती, इसलिए वह निरंकुश नहीं बन सकता था। यदि राष्ट्रपति निरंकुश बनने का प्रयास करता तो उसके पहले भी और आप वर्तमान में भी यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है और निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत उसे हटाया जा सकता है, इसलिए वह निरंकुश नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह संयोग है और स्वस्थ भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा का भी प्रभाव है कि स्वतंत्र भारत में प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक जो राष्ट्रपति पद पर चयनित चुने जाने वाले व्यक्ति हैं वे संतुलित व्यक्तित्व के रहे हैं और संतुलित व्यक्तित्व के कारण कभी भी वे संसदीय मान्यता या प्रभाव से अलग जाकर काम नहीं करते, इसलिए भी ऐसा हुआ। और भारत में लौकिक संप्रभुता का सिद्धांत है, गणतंत्र है, जहां वास्तविक संप्रभुता जनता में निवास होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तथा उनके प्रतिनिधि प्रधानमंत्री को चुनते हैं और भारत में मंत्रिपरिषद जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए राष्ट्रपति जन प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए लौकिक संप्रभुता और गणतंत्र के संदर्भ में भी निरंकुश नहीं बन सकता था। स्पष्ट है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भले ही राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, लेकिन उसके पहले प्रावधान नहीं भी था तो अनेकानेक ऐसे प्रावधान और व्यवस्था और परंपरा थी जिनके प्रभाव में भारत का राष्ट्रपति निरंकुश नहीं हो सकता था। निष्कर्षतः पूर्व में भी यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के पहले भी भारत का राष्ट्रपति निरंकुश नहीं हो सकता था और वर्तमान में भी निरंकुश नहीं हो सकता है।
यदि राष्ट्रपति के शक्तिशाली प्रदर्शन की बात है तो 42वां संविधान संशोधन के बाद ही तो ज्ञानी जैल सिंह ने अपने अधिक शक्ति का परिचय देते हुए राजीव गांधी के डाक तार विधेयक को लगभग निरस्त कर दिया। स्पष्ट है कि 42वां संविधान संशोधन के बाद भी राष्ट्रपति को कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसके आधार पर वह सशक्त स्थिति का परिचय दे सकता है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में वह औपचारिक है, रबर स्टाम्प नहीं है, और वह कुछ शक्ति रखने के बाद भी कदापि निरंकुश नहीं हो सकता है, जिसका जवाब हमने अपने तर्क सम्मत उत्तर देकर स्पष्ट किया। मित्रों, फिर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और अधिकाधिक राजनीति विज्ञान विषय, लोक प्रशासन विषय में हमसे लाभान्वित होने के लिए मेरे द्वारा जो प्रस्तुत वीडियो हैं उसको देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।